हेलो माय डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट नंबर 2। इससे पहले हमने पहले वीडियो में सेट 1 को पढ़ाया है मित्रों। आज हम उसी क्रम में साइंस का दूसरा डोज स्टार्ट करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और पेन और कॉपी के साथ ही वीडियो को देखें मित्रों, ताकि जो मैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताऊं उसे आप नोटबुक में नोट कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं मित्रों। तो सबसे पहले अगर हम पार्ट 2 में बात करें एसएससी जीडी को नस्ते नाबूद करने के लिए मित्रों, सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, रक्त कैंसर का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, रक्त कैंसर का नियंत्रण कोबाल्ट 60 के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कोबाल्ट 60 के द्वारा। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें, थायराइड ग्रंथि उपचार में समस्थानिक यानी कि थायराइड ग्रंथि के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। इसमें किया जाता है आयोडीन 131 का। किसका मित्रों? आयोडीन 131 का किया जाता है, जो कि आयोडीन का एक समस्थानिक है। वहीं आगे बात करें, मेंडलीफ के अनुसार आवर्त सारणी का आधार क्या था। तो यह अति महत्वपूर्ण इसलिए होता है मित्रों, क्योंकि अगर आपसे प्रश्न पूछा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार क्या था, तो आप बताएंगे परमाणु द्रव्यमान। यानी कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पे मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था। यानी कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने तत्वों को रखा था। एक फैक्ट और याद रखेंगे, मेंडलीव के समय में कुल 63 तत्वों की खोज की गई थी। कितने तत्वों की खोज की गई थी? 63 तत्वों की खोज की गई थी। उसके बाद त्रिक नियम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो याद रखिएगा, त्रिक नियम का जो सिद्धांत दिए थे वो डॉवेनियर ने दिया था। किसने दिया था? डॉवेनियर ने दिया था त्रिक सिद्धांत। यानी कि अगर इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, कि अगर 1 और 2 3 ऐसे 3 तत्वों को एक साथ रखा जाए और इन दोनों तत्वों का औसत लिया जाए तो इसके द्रव्यमान भार के बराबर आता था, और इसे ही न्यूलैंड का ट्रायड कहा गया, यानी कि त्रिक सिद्धांत कहा गया। इसी प्रकार अष्टक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो याद रखिएगा, अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड ने प्रतिपादित किया था। अष्टक सिद्धांत किसने दिया था मित्रों? न्यूलैंड ने दिया था। वहीं पूछे आधुनिक आवर्त सारणी, जैसे मैंने बताया था कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा गया था। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछता है आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार, आधुनिक आवर्त सारणी के अर्थात तत्वों का क्रम क्या था, तो याद रखिएगा परमाणु क्रमांक था। यानी मोजले, आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता कौन थे? मोजले थे। और मोजले की आवर्त सारणी का जो आधार था वो था परमाणु क्रमांक। क्या था? परमाणु क्रमांक। अब दो बातें याद रखिएगा यहाँ से मित्रों, यहाँ मैं बता देता हूँ। अगर आपसे पूछे द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या अगर आप पूछे तो याद रखिएगा द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। और ये कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। और केंद्रक क्या होता है? धनावेशित होता है। केंद्रक क्या होता है? धनावेशित होता है। वहीं प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन तो धनावेशित होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो उदासीन होता है मित्रों। क्या होता है? उदासीन। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इनकी बाहरी कक्षाओं में घूमते हैं और इन पे ऋण चार्ज होता है। तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। और याद रखिए कि यानी कि अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं मित्रों और सर्कल का यह केंद्र लेता हूं, तो यहाँ क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। इनकी बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं केंद्रक में होते हैं। और यह सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिएगा, यह सिद्धांत दिए थे रदरफोर्ड ने। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आगे इसी क्रम में हम देखें तो अगर पूछा जाए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी और मोजले की आवर्त सारणी में क्या अंतर था, तो आप बस इतना याद रखिएगा,
मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो क्रम था वो परमाणु द्रव्यमान था और मोजले की जो आवर्त सारणी थी वह परमाणु क्रमांक पे रखा गया था, यानी परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। इसी प्रकार आगे देखते हैं मित्रों, आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या व वर्ग की संख्या कुल कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है 7 और वर्गों की संख्या है 18। अब इसे भी थोड़ा जान लें। जो इस तरह की लाइनें होती हैं मित्रों उन्हें श्रेणी या आवर्त कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। और जो ये हॉरिजेंटल लाइन होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा, इसे हम समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त थे और 18 वर्ग थे। लेकिन यहाँ तक कितने तत्व खोजे जा चुके हैं? 118 तत्व। वर्तमान में कुल कितने तत्व खोजे जा चुके हैं? 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। आगे बात करें कुछ प्रमुख अम्लों के बारे में, तो पूछा जाता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू के अंदर। टमाटर में पूछे तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। अगर चींटी डंक मारे मित्रों या चींटी काटे तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिए आपके पेट में जो अमाशय है, अमाशय में पाया जाता है HCl। और HCl का क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ गया मित्रों तो एक प्रश्न और जान लेते हैं एक्वारेजिया के बारे में। एक्वारेजिया क्या है? इसे हिंदी में अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? अम्लराज। अब अम्लराज जो है कि कैसे बनता है या इनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे जो अम्लराज बनता है वो HCl और HNO3 के मिलने से बनता है। अब एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया यौगिक है मित्रों, और यौगिक क्या होते हैं? अनुपात में होते हैं। तो यौगिक में अब अगर आपसे पूछता है कि एक्वारेजिया में मिश्रण किसका होता है तो आप कहेंगे सॉरी किसका यौगिक होते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक और HNO3 के मिलने से बनता है एक्वारेजिया। अब HCl का अनुपात कितना होता है? तो याद रखिए 1 2 3, 3 अक्षर हैं अर्थात 3 का अनुपात याद रखेंगे, यानी कि 3 और 1 का जो अनुपात होता है वो एक्वारेजिया में पाया जाता है। तो एक्वारेजिया में जो यौगिक का अनुपात होता है वो 3:1 होता है। और HNO3 क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। क्या है मित्रों? नाइट्रिक अम्ल है। इसे याद रखेंगे, नाइट्रिक अम्ल। आगे बात करते हैं कुछ प्रमुख सूत्रों के बारे में। जैसे पूछता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? अगर आपसे पूछे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है तो आप बताएंगे MgOS का होल ट्वाइस, अर्थात इसका रासायनिक नाम क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वहीं बात करें खाने का सोडा, तो खाने के सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO3। और इसमें आज मैंने जितना भी प्रश्न रखा है और जो मैंने कल प्रश्न रखा था वो सभी प्रश्न पेपर में कई कई बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए प्रश्नों को ध्यान से देखकर नोट्स बनाइएगा और कम समय में ही आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखकर अपनी तैयारी को सुदृढ़ करिएगा मित्रों। मेरा एक ही लक्ष्य है, SSC GD पार। इस बार SSC GD आप सभी लोग पार हों, यही मेरी दिली इच्छा है। तो आगे अगर देखें तो NaHCO3 को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब अगर खाने वाला सोडा जान गए मित्रों तो धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? तो धावन सोडा का मतलब धोने वाला, यानी Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O, अर्थात इसे क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसको मित्रों। इसे क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और इसमें जो जल के अणु होते हैं वो 10 होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। वहीं बात करें कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या कहते हैं? सोडियम सॉरी मित्रों, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड।
अब अगर आपसे पूछा है पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा पीएच स्केल की जो खोज की थी वो सोरेनसन ने की थी। किसने की थी? सोरेनसन ने। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। मान लीजिए यहाँ मध्य पॉइंट में हमने रखा 7 को, और अगर 7 से ये प्लस कर रहा है तो इसकी प्रवृत्ति क्या होगी? क्षार की होगी। क्या होगी? क्षार की होगी। और अगर ये 7 से माइनस कर रहा है मित्रों, 7 से कम हो रहा है, तो इसकी प्रवृत्ति क्या होगी? अम्ल की होगी। क्या होगी? अम्ल की होगी। इसकी प्रवृत्ति सॉरी मित्रों अम्ल की होगी। क्या होगी? अम्ल की प्रवृत्ति होगी। और 7 क्या होता है? उदासीन होगा। 7 पे कोई चीज़ क्या होती है? उदासीन। अब इसमें एक प्रश्न और पूछा गया था, अगर 7 से अधिक हो तो क्षार और 7 से कम हो तो अम्ल। तो पूछा था पी का मतलब क्या होता है? पीएच स्केल में पी का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा पी को पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? पोटेंशियल कहते हैं। लिख लीजिएगा कॉपी में, पोटेंशियल कहते हैं। और एच को क्या कहते हैं? एच को कहते हैं हाइड्रोजन। एच को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। आई होप कि आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। और अम्ल में एच आयन होता है और क्षार में ओ एच आयन होता है, ये भी आप याद रखिएगा। अब आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। एल्कीन में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो मित्रों याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो संबंध होता है उसको दर्शाया जाता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है एल्केन। क्या आता है? एल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आता है? एल्कीन और एल्काइन आता है। क्या आता है? एल्कीन और एल्काइन आता है। तो ध्यान से देखिएगा मित्रों, इसका सूत्र भी पेपर में पूछ लेता है। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, यानी n क्या है? कार्बन की संख्या है। अगर CnH2n+2 है तो एल्काइन में क्या होगा? CnH2n-2 होता है। वहीं पूछ ले एल्कीन तो ये तो प्लस और माइनस निकल लिए, तो मतलब क्या हुआ? CnH2n। यानी कि ये तीनों सूत्र होते हैं जो एल्कीन, एल्केन और एल्काइन को बताते हैं। तो आई होप नोट्स में इसे भी अच्छे से याद रखिएगा मित्रों। आइए आगे बात करें। तो पूछता है ब्यूटेन में हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? तो आइए मित्रों आपको बता दें, ब्यूटेन में तो आपको पता है कार्बन के अनुसार, यानी कि सबसे पहला अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसे कहते हैं मेथ। क्या कहते हैं? मेथ। कार्बन की संख्या 2 है तो उसे कहते हैं एथ। अगर 3 है प्रोप, 4 है तो ब्यूट। क्या है? ब्यूट। 5 है तो पेंट। इसी प्रकार 10 तक जाएंगे। पेंट है, हेक्स है, हेक्ट है, आक्ट है, नॉन है और डेक है। तो मुझसे क्या पूछा है? ब्यूट पूछा है मित्रों। अब ब्यूट में उसने क्या पूछा है? ब्यूटेन। अब इसमें एल्केन में एन जुड़ता है मित्रों, एल्कीन में ईन जुड़ता है, और इसकी बात करें एल्काइन में तो आइन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? आइन जुड़ता है। तो अगर मेथ आपसे पूछ लिया तो मेथ अगर पूछे तो ध्यान दीजिएगा, मेथ में कार्बन कितना? 1, एथ में 2, प्रोप में 3, ब्यूट में 4, पेंट में 5। यानी कि कार्बन की संख्या के आधार पर पूछा जा रहा है। तो उसने आपसे पूछा ब्यूटेन, तो ब्यूट में कार्बन की संख्या कितनी है? 4, अर्थात n=4। अब ब्यूटेन का एल्केन का सूत्र क्या है? CnH2n+2। अब आगे देखेंगे तो कार्बन की जगह लिखेंगे 4 और हाइड्रोजन लिखेंगे जब, तो 4 दूना 8 धन 2 यानी कि 10। यानी कि ब्यूटेन में जो हाइड्रोजन की संख्या होगी वो कितनी होगी? 10 होगी मित्रों। कितनी होगी? 10। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है पूछा जाता है? तो याद रखिएगा आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। आगे देखते हैं मित्रों। अगर आपसे पूछ ले पेट्रोल की गुणवत्ता किससे, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त होती है? तो याद रखिएगा पेट्रोल की गुणवत्ता मापने के लिए ऑक्टेन नंबर की आवश्यकता होती है। किसकी? ऑक्टेन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्टेन संख्या के आधार पर पेट्रोल की गुणवत्ता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस में प्रयुक्त
कौन सी गैस पाई जाती है? तो अगर आपसे पूछता है तो उसमें पाई जाती है मीथेन। क्या पाई जाती है? मीथेन। और आपको पता है मीथेन कहाँ से मिलती है? सड़े गले स्थानों से, जहाँ चौपाए जानवर बांधने जाते हैं मित्रों, वो जुगाली करने वाले जानवर जो होते हैं बांधे जाते हैं, तो उनके गोबर से जो गंध निकलती है वो मीथेन की निकलती है। धान के खेतों में से किसकी गंध निकलती है? मीथेन की निकलती है। और मीथेन का अगर सूत्र पूछे तो CH4 होता है। कितना होता है? CH4 होता है मित्रों, याद रखिएगा। आगे अगर आपसे पूछे LPG और CNG का घटक क्या है, तो LPG याद रखिएगा। LPG अगर आपसे पूछता है तो याद रखिएगा, हाँ LPG। LPG का मतलब सिलेंडर। जब आप सिलेंडर उठाते हैं तो आपकी BP क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो B से बना ब्यूटेन। क्या बना? ब्यूटेन। और P से बना प्रोपेन। क्या बना? प्रोपेन। यानी इन दोनों के मिलने से बनती है आपकी LPG। क्या बनती है? LPG। और CNG का जो मुख्य घटक होता है मित्रों, वो होता है मीथेन। CNG का जो मुख्य घटक होता है वो होता है मीथेन। अब मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। वो CNG का मुख्य घटक होता है। आइए आगे देखें। प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस का प्रयोग किया गया था? तो याद रखिएगा, मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। अगर आपसे पूछ ले फलों को पकाने में किसका प्रयोग करते हैं? नेचुरली नहीं मित्रों, जैसे फल को ला के आप पकाते हैं ना, तो उसमें प्रयोग किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड का। जैसे हम गांव में क्या कहते हैं? कार्बाइड। उसका असली नाम क्या है? कैल्शियम कार्बाइड उसका असली नाम है। और नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से नहीं, मतलब नेचुरल न होके अगर कृत्रिम रूप से पकाना हो तो हार्मोन नहीं है मित्रों, गलती से नोट हो गया है, एथिलीन होता है। क्या होता है? एथिलीन। और एथिलीन को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, उसे कहते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन। एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है फलों को पकाने में। वो लिक्विड देखें ना, जो रेड कलर की आती है, उसमें फलों को धोकर रख देते हैं, 2 से 3 दिन में फल क्या हो जाते हैं? पक जाते हैं। कितने लोग तो व्यापार में उसका छिड़काव भी पेड़ों पे ही कर देते हैं मित्रों, और कहते हैं पके हुए फल गिर रहे हैं। तो वो किसका कमाल होता है? एथिलीन का कमाल होता है। वहीं अगर आपको हम बताएं अगला क्वेश्चन, जो कि कतई जहर प्रश्न ये भी है कि ओजोन क्षरण का प्रमुख कारण क्या है? तो ओजोन क्षरण का जो प्रमुख कारण है वो CFC है। जो हमारे फ्रिज और AC से निकलता है उसे हम कहते हैं CFC। अब पूछ ले CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लिख लीजिएगा मित्रों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC। आगे देखें, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किसका प्रयोग करते हैं? तो सोडियम बेंजोएट। याद रखिएगा, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। इसे याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट किसके किस चीज, किस खनिज के उदाहरण है, तो आप बताएंगे कोयला का। किसका उदाहरण है? कोयला का। जिसमें सबसे नंबर 1 क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। और चाइना इसके उत्पादन में अग्रणी देश है। चाइना इसके उत्पादन में अग्रणी देश है। वहीं 2 प्रश्न कतई जहर हैं, याद रखिएगा, दोनों कंफ्यूज करने वाले हैं। अगर आपसे पूछता है प्रोड्यूसर गैस किससे बनता है, तो याद रखिएगा CO+N2 से मिलकर बनता है प्रोड्यूसर गैस। क्या याद रखेंगे? CO+N2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 से मिलकर बनता है प्रोड्यूसर गैस। वहीं जल गैस की बात कर ले तो याद रखिएगा CO+H2 से बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बनता है जल गैस। तो प्रोड्यूसर गैस CO+N2 और जल गैस बनता है CO+H2 से। तो ये दोनों काफ़ी उलझे हुए प्रश्न हैं मित्रों, तो इन्हें ध्यान से नोट में याद रखिएगा। अब अगर आपसे पूछ ले सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो याद रखिएगा सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम। वहीं सबसे भारी पूछ ले भारी धातु क्या है, तो भारी धातु भी याद रखिएगा ओस्मियम है। क्या है? ओस्मियम है। ओस्मियम सबसे भारी धातु है और सबसे हल्की धातु है लिथियम। आगे अगर हम बात करें बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो याद रखिएगा जो बॉक्साइट होता है
वो एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए इसको लेकर आए हैं मित्रों। कैलेमाइन अगर पूछ ले तो याद रखिएगा जिंक का है। कैलेमाइन किसका है? जिंक का। और गैलेना किसका अयस्क है? तो लेड का है। किसका है? लेड का। यानी एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क का नाम है बॉक्साइट। जिंक के अयस्क का क्या नाम है? कैलेमाइन। और अगर लेड का पूछ ले, लेड का अयस्क क्या है? तो लेड का अयस्क है गैलेना। वहीं आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस धातु के अयस्क हैं? तो याद रखिएगा, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो हैं Fe अर्थात आयरन के अयस्क हैं, लोहे के। किसके? लोहे के अयस्क हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो ये जितने अयस्क वाले प्रश्न हैं इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा मित्रों। बॉक्साइट का एल्युमिनियम, कैलेमाइन का जिंक, गैलेना का लेड, हेमेटाइट का लोहा। हेमेटाइट प्लस मैग्नेटाइट दोनों का लोहा होगा। आगे देखते हैं, पिच ब्लेड। क्या नाम लिखा गया है? पिच ब्लेड। पिच ब्लेड किसका अयस्क है? इंपॉर्टेंट है, इसके पूछे जाने की संभावना प्रबल है। अगर आपसे पिच ब्लेड पूछे तो यूरेनियम धातु का अयस्क है। किसका है? यूरेनियम धातु का अयस्क है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जिप्सम में से जल के कितने अणु निकालने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, ये जो रखा गया सूत्र मित्रों CaSO4 इंटू 2H2O, ये आपका जिप्सम है। क्या है? जिप्सम। मैंने इसको यहाँ संग्रहित रखा है, इसलिए इसे याद रखिएगा। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। अगर इसमें से 1.5 लीटर पानी बाहर कर दें या 1.5 अणु बाहर कर दें जल के, तो वो बन जाता है POP अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। इतना याद रखिएगा, ये जिप्सम का सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O। इसके जल का 1/2 भाग बाहर कर दें तो ये बन जाता है POP। POP यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब POP को क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखें आगे, उत्कृष्ट धातु। उत्कृष्ट धातु कौन सी है? तो उत्कृष्ट धातु आपकी सोना है और प्लेटिनम है। सोना और प्लेटिनम जो है आपके उत्कृष्ट धातु हैं। वहीं आपसे पूछे हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? तो याद रखिए कि नाइक्रोम का तार होता है। किसका तार होता है? नाइक्रोम का। और फ्यूज तार किससे बनता है मित्रों? तो याद रखिएगा Pb प्लस SN, यानी कि लेड और टीन से मिलकर बनता है आपका फ्यूज वायर। Pb प्लस SN यानी कि लेड प्लस टीन से मिलकर बनता है फ्यूज तार। और टीन के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ आपका अग्रणी राज्य है। तो याद रखिएगा इस बात को। आगे देखिए, कृत्रिम वर्षा में उपयोग किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा में क्या उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड यानी AgI, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम रूप से वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। वहीं फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? तो AgBr अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड। तो दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा। अगर कृत्रिम वर्षा की बात करें तो सिल्वर आयोडाइड, और फोटोग्राफी की बात करें तो सिल्वर ब्रोमाइड। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मित्रों। यह SSC GD 2023 के लिए कतई जहर वीडियो है। सभी वीडियो कतई जहर हैं। अगर आपका प्यार वीडियो पे मिला तो मैं और भी अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। धन्यवाद।